Conceptual question number 3.4. Why it is not safe to apply brakes only on the front wheel of a bicycle? बाइसाइकिल के सिर्फ फ्रंट व्हील का ब्रेक अप्लाई करना क्यों खतरनाक है? हम जानते हैं चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे बाइसाइकिल हो, उनके हम फ्रंट व्हील का अलग ब्रेक लगा सकते हैं और पिछला जो व्हील है उसका हम अलग ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग ब्रेक हैं। जब हम बाइसाइकिल के जो फ्रंट व्हील, जो आगे वाला व्हील का सिर्फ हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि ये सेफ नहीं है। इसकी रीज़न क्या है? जब हम सिर्फ फ्रंट व्हील का ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रंट व्हील तो स्टॉप हो जाता है, बट जो पिछला व्हील है, पिछला व्हील को हम कहते हैं रियर व्हील। रियर व्हील है वो तो मोशन में है, क्योंकि आपने रियर व्हील के ऊपर, जो पिछला व्हील के ऊपर आपने ब्रेक अप्लाई ही नहीं किया, तो वो तो मोशन में रहेगा। ड्यू टू इनर्शिया वो अपने मोशन को बरकरार रखने की कोशिश करेगा, जिसके नतीजे में तो फ्रंट व्हील तो रुक चुका है, पिछला व्हील अपनी मोशन बरकरार रखा हुआ है इनर्शिया की वजह से। तो जो रियर व्हील है वो मोशन की वजह से मोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर लिफ्ट होगा, क्योंकि फ्रंट व्हील के रुकने से हमारा जो पूरा वजन है वो फ्रंट व्हील के ऊपर आ गई है। तो हमारा वजन है वो फ्रंट व्हील पे आ गई है, क्योंकि पिछला व्हील है वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल है वो पिछला व्हील को ऊपर लिफ्ट करेगा। ऊपर लिफ्ट करके हम ऐसे गिर सकते हैं, यानी कि बाइसाइकिल है वो एक्सीडेंट हो सकती है। इसलिए हमें जब ब्रेक अप्लाई करना हो, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे बाइसाइकिल हो, दोनों ब्रेक को एट ए टाइम हम अप्लाई करें, तब जाके सेफ तरीके से आप बाइक को रोक सकेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3.5. डिड्यूस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन फर्स्ट लॉ को हमने डिराइव करना है। न्यूटन सेकंड लॉ से हमने फर्स्ट लॉ को डिराइव करना है। एज आंसर हम लिखेंगे, आंसर as we know that from the rate of change of momentum, rate of change of momentum is equal to the applied force, is equal to the applied force। हम चैप्टर के अंदर प्रूफ कर चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं एस एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, ये हमारे पास है। और ये भी न्यूटन सेकंड लॉ का एक फॉर्म है। फॉरेनर्स में ज़्यादातर जो कंट्री है वहाँ पर स्टूडेंट को कहा जाता है डिराइव न्यूटन सेकंड लॉ या एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ, वहाँ पर यही फॉर्म लिखा जाता है, ये ऑथेंटिक फॉर्म है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वेयर डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई एज पी इज इक्वल टू एम वी, तो पी एफ की जगह रखेंगे हम एम वी एफ माइनस एम वी आई, इसके अंदर पुट कीजिएगा एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाई टी। मास कांस्टेंट है इसलिए मास के साथ आई और एफ नहीं लिखेंगे, एम को कॉमन कर दें, कॉमन आउट कर दें, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखें। अच्छा, हम ये देखो, ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ का एक फॉर्म हमने बना लिया है। इसका हम दो केसेस हम बनाएंगे। केस 1, व्हेन बॉडी मूव्स with uniform velocity
जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, दैट इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू वी, दोनों वेलोसिटी सेम हो, तो इक्वेशन 1 implies that F is equal to m, वी एफ की जगह भी वी रखें, वी आई की जगह भी वी रखें, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर दोनों वी कैंसिल होंगे, F इज इक्वल टू m 0 डिवाइड बाई टी। 0 से 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करें फिर भी 0 आता है, 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें फिर भी 0 आता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। अब देखें F इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास जब फोर्स 0 होगी तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो देन एक्सेलरेशन विल आल्सो बी 0, एक्सेलरेशन भी 0 होगा। केस नंबर 2, केस 1 में हमारे पास जो बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी। केस नंबर 2 में बॉडी रेस्ट में है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है, तो बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 होगी। जब नेट फोर्स 0 होगी तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक 0 होगा। तो इस तरीके से हमने न्यूटन सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को हमने डिराइव कर लिया। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब हम रिमाइंड करते हैं स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट आप जरा रिमाइंड करें तो यहाँ पे है फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ external force, a body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue its यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बैरूनी क़ुव्वत की गैर मौजूदगी में एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट था। फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट के अंदर 2 पार्ट है। पहला पार्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, तो यहाँ पर फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0 आ गया हमारे पास। सेकेंड पार्ट में बॉडी रेस्ट में है तो डेफिनेटली फोर्स 0 होगी, तो एक्सेलरेशन भी ऑटोमेटिक 0 होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3.6, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दीज फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर, डू दे बैलेंस ईच अदर, कैन बॉडी मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है, और एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा पेयर की फॉर्म में अप्लाई होते हैं। पेयर मीन्स जैसा कि मेरे पास ये देखिए, ये हाथ को मैं ऐसे व्हाइट बोर्ड पे मैं मारता हूँ, ऐसे जब मैं व्हाइट बोर्ड पे मारूंगा तो एक बॉडी मेरा हाथ है, दूसरी जो बॉडी है वो ये व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड और मेरे जो हाथ है वो टच होते ही मेरा हाथ एक्शन फोर्स इस पे अप्लाई करता है, और ये व्हाइट बोर्ड रिएक्शनल फोर्स मेरे हाथ पर, मेरे हथेली पर अप्लाई करता है। यानी एक्शन एंड रिएक्शन अदला बदली होती है टच होते ही। तो जब टच होते ही अदला बदली होती है तो हम ये क्यों कहते हैं कि जो पहले फोर्स लगती है उसको हम एक्शन कहते हैं, बाद में जो फोर्स लगती है उसको हम रिएक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम इसलिए पहले लगने वाली फोर्स और बाद में लगने वाली फोर्स का जो टर्म्स है हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो व्हाइट बोर्ड है ये अपनी जगह में रेस्ट में है, मेरा हाथ इसकी तरफ गया है इसके साथ टच होने के लिए, यानी कि इस पे फोर्स लगाने के लिए। तो मेरा हाथ पहले गया है, इसलिए मेरे हाथ की जो फोर्स होगी फर्स्ट
फोर्स कंसिडर होगी। व्हाइट बोर्ड मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसको हम रिएक्शनल फोर्स कहते हैं। तो क्या ये जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, क्या एक्शन एंड रिएक्शन के नतीजे में बॉडी मूव कर सकती है? ये जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे कैन बॉडी मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर, इसका आंसर मैं पहले दूंगा, और ये जो बैलेंस फोर्स वाली जो बात है उसका आंसर मैं बाद में दूंगा। लेकिन ये एक ही क्वेश्चन है, आप आंसर को आगे पीछे आप लिख भी देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन पेयर एंड एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। दो फोर्सेस है जो इक्वल एंड अपोजिट है। अगर एक सिंगल बॉडी पे लग रही है वो एक्शन एंड रिएक्शन नहीं है। अगर दो फोर्सेस है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, बराबर तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर वो दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडी पे लग रही है तब जाके वो दोनों फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन होगी। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेम बॉडी पे लगे तो वो एक्शन एंड रिएक्शन नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शन होने के लिए कंडीशन है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दो डिफरेंट बॉडी पे लगनी चाहिए। जब दो डिफरेंट बॉडी पर एक्शन रिएक्शन एक्ट होगी तो डेफिनेटली बॉडी मूव करेगी। जैसा कि हम ज़मीन पर पाँव रखते हैं तो हमारा जो पाँव है पहले ज़मीन की तरफ जा रहा है, तो ज़मीन पे पहला टच हो रहा है, तो टच होते ही एक्शन एंड रिएक्शन अदला बदली होती है। लेकिन हमारे पाँव पहले ज़मीन की तरफ गया है, इसलिए हमारी जो पाँव की जो फोर्स होगी वो एक्शन है, ज़मीन की जो फोर्स होगी वो रिएक्शन है। तो ज़मीन की रिएक्शन के नतीजे में हम आगे चल पड़ते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीन मूव क्यों नहीं करती? क्योंकि ज़मीन का मास ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी मास की निस्बत ज़मीन का मास इन्फिनाइट है। जब ज़मीन का मास इन्फिनाइट है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ज़मीन का अंदर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होने के लिए इन्फिनाइट फोर्स चाहिए, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ह्यूमन की बस की बात नहीं है। सो इसी तरह आप बाल को दीवार के ऊपर फेंक दो, मारें, तो दीवार पे लगने के बाद एक्शन रिएक्शन होता है तो बाल वापस आता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन से बॉडी मूव करती है। लेकिन ये जो आंसर है, क्या बैलेंस फोर्सेस डू दे बैलेंस ईच अदर, क्या एक्शन रिएक्शन बैलेंस होगी? नहीं होगी। अगर बैलेंस होती तो बॉडी मूव ना करती। तो बैलेंस फोर्स वो फोर्स होती है जो हमेशा इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेम बॉडी पे लगे, तब जाके वो दोनों फोर्सेस बैलेंस होती है। जबकि यहाँ पर हमारे केस में दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है जो डिफरेंट बॉडी पर लग रही है, उसको हम एक्शन रिएक्शन कहते हैं। दो डिफरेंट बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो वो कभी बैलेंस नहीं होगी।